नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश का युवा सेना का सम्मान करता है, उसके रोमांच से आकर्षित होता है, इसीलिए अग्निपथ योजना उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। सरकार ये थ्योरी देते वक्त जो अभी आपने सुनी, जिन युवाओं की बात कर रही थी उनमें से कई अग्निपथ के विरोध में ट्रेन फूंक रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। सारा काम डैमेज कंट्रोल मोड में चल गया है। 16 जून की देर रात सरकार ने अचानक पहले साल के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट दी। फिर सुबह सेना प्रमुखों और दूसरे अफसरों को टीवी पर बिठाकर अग्निपथ के फायदे गिनवा दिए। लेकिन युवाओं का प्रदर्शन और उपद्रव है कि बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि आलोचक और युवा अग्निपथ को समझे नहीं। युवा पूछ रहे हैं कि इस योजना में ऐसा क्या है जो हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ देश के युवाओं की आकांक्षाओं और रोजगार से जुड़ा है, उस पर फैसला लेने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना संवाद किया और किससे किया, और जो गुस्सा है वो सिर्फ संवाद के अभाव से है या फिर नीति निर्माण में एक बड़ी समस्या की तरफ संकेत करता है। बात होगी इन सब सवालों पर, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह दिन के वीडियो से। और आज एक नहीं कई वीडियो हैं, आप इन्हें देखिए, फिर हम अपनी बात कहेंगे। कहाँ की तस्वीर दिखाएं, कहाँ की ना दिखाएं। बीते कई दिनों में किसी खबर ने वीडियो और तस्वीरों की ऐसी भरमार नहीं की थी, और ना ही इस तरह का आक्रोश दिखा और ना ही इस तरह की हिंसा। पैमाना बहुत बड़ा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह से एक जैसी तस्वीरें। फर्क बस इतना कि तीसरे दिन उग्रता चरम पर है। 16 जून को ट्रेन जलने की तस्वीरें सिर्फ बिहार से आई थी, आज दायरा बढ़कर यूपी और तेलंगाना तक पहुँच गया। बारी बारी इन तस्वीरों पर नज़र डालते हैं और डिटेल्स जानते हैं, फिर आगे की बात। बिहार पर लोग कल से ही नजर बनाए थे, लेकिन आज पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलिया से आई। सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था। सेना की तैयारी करने वाले युवाओं की दौड़ और व्यायाम का वक्त होता है ये। ठीक उसी वक्त सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी स्टेडियम जाने के बजाय बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। पहले रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की और फिर वहां वॉशिंग पिट में खड़ी एक बोगी में आग लगा दी। आती जाती ट्रेनों पर पथराव हुआ, फिर एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। बलिया की तस्वीर देखते देखते सुबह के 7 बज चुके थे। अब बारी बिहार के समस्तीपुर की थी। 7:30 बजे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस न्यू कॉलोनी के पास आउटर पर पहुंची। बड़ी संख्या में जुटे उपद्रवियों ने ट्रेन में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ट्रेन पर पत्थरबाजी की, फिर पेंट्री कार में घुसकर उसमें खाने पीने के सामान को तहस नहस किया। इतने पर भी नहीं माने तो एसी बोगियों में आग लगा दी। स्थिति ये हुई कि यात्रियों को सामान छोड़कर ट्रेन से भागना पड़ा। सुबह सुबह ही बलिया और समस्तीपुर की इन 2 तस्वीरों ने दिन भर की जैसे दशा तय कर दी हो। थोड़ी देर बाद नज़र उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमी। भारी शोर शराबे के बीच तेलंगाना के सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर धुआं उठते देखा गया। यहाँ भीषण उत्पात हुआ। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता जाने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगा दी, जो स्टेशन से निकलने ही वाली थी। उसके बाद अजंता एक्सप्रेस और हैदराबाद क्षेत्र में चलने वाली लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और जीआरपी ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने तो गोली चलानी पड़ी। जीआरपी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कथित तौर पर 17 राउंड फायरिंग की। आग का धुआं कम हुआ तो नुकसान का अंदाजा लगाया जाने लगा। पता लगा कि अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान वारंगल में रहने वाले दामोदर के तौर पर हुई। इसके अलावा 14 लोग घायल हुए, जिनमें 2 कांस्टेबल भी शामिल थे। दोपहर होते होते देश के कई राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें आने लगी। यूपी बिहार के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा
उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल, असम, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिए, आज प्रदर्शन वाले राज्यों की संख्या कल के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी और आज भी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी बिहार में हो रहे प्रदर्शनों में दिखी। अकेले बिहार में ही आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों को जला दिया गया। नोट करते चलिए, गया में बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन को जला दिया गया। आरा में कुल्हड़िया स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन को जलाया गया। दानापुर में एक साथ ट्रेनों, 2 इंजन और रेलवे ट्रैक मशीन को भी फूंक दिया गया। लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस की एसी बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी इस तरह के प्रदर्शन से अछूता नहीं रहा। नालंदा जिले के इस्लामपुर स्टेशन पर इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों की संख्या में रेल यात्री जहां तहां फंस गए। पेशे से पत्रकार सिद्धार्थ बिहार में यात्रा कर रहे थे। ट्विटर पर उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा। वो लिखते हैं, हम भी हाथीदा स्टेशन पर फंसे हैं। अनाउंसमेंट हो गया है कि किउल के आसपास आंदोलनकारी ट्रैक पर आ गए हैं। साथ में बुजुर्ग माता पिता हैं। गांव जाना है क्योंकि बड़ी चाची का देहावसान हो गया है। हम लोग नीति निर्धारक नहीं हैं, फिर भी इस प्रोटेस्ट का असर हम जैसे हज़ारों यात्रियों पर पड़ा है। जहां हम लोग फंसे हैं वहां से महज 30 किलोमीटर दूर लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी है। हमारी ट्रेन से पहले विक्रमशिला निकली होगी शायद, वरना हमारी बारी होती। ये एक उदाहरण है, आप इससे स्थिति की व्यापकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अफरा तफरी का माहौल सिर्फ रेलवे ट्रैक पर ही नहीं, सड़कों पर भी दिखने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो गई है। दरभंगा में पथराव के बीच स्कूली बच्चों की वैन फंस गई। आप ये वीडियो देखिए, आपको मंजर समझ में आएगा। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ। सवाल पूछा जा सकता है कि इन बच्चों का क्या कसूर है। रोते बिलखते बच्चों का डर उनके चेहरे पर झलक रहा था। इनके माता पिता की मनोदशा को भी आप समझ सकते हैं। सड़क पर तांडव सासाराम में टोल प्लाजा को तोड़ा गया और आग लगा दी गई। सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान के बाद अब बारी बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेने की थी। सासाराम में बीजेपी के दफ्तर को तोड़ा गया। बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर पर भी तोड़फोड़ हुई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर खड़ी गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया गया। आलम यह हुआ कि बीजेपी का झंडा देखते ही प्रदर्शनकारी हिंसक हो जा रहे थे। बिहार में इतना सब कुछ हुआ, पर आश्चर्यजनक बात यह रही कि खबर लिखे जाने तक सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान तक नहीं आया। न हिंसा की निंदा, न ही बिहार सरकार की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने जैसा कोई ऐलान। जेडीयू का स्टैंड भी इस तरह का रहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये केंद्र सरकार का मसला है। शायद यही ढुलमुल रवैया है जिसकी वजह से पुलिस कानून व्यवस्था को कायम रखने में बिहार में पूरी तरह नाकाम रही। अब जाकर बिहार सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट बंद का ऐलान किया है। बिहार से आगे बढ़ते हैं, यूपी आते हैं। इन दिनों जहां की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है। जिले दर जिले देखते चलिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अग्निपथ के विरोध में सरकारी बसों में जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस रेलवे ट्रैक से दिन भर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की मशक्कत करती रही। सीएम सिटी गोरखपुर में भी बसों को निशाना बनाया गया। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर सुबह युवाओं ने भयंकर पत्थरबाजी की। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक और वीडियो देखिए। बुजुर्ग दंपत्ति के सर के बिल्कुल बगल से पत्थर निकलता है। दूसरे पत्थर को पुलिस वाले ने शील्ड से रोक लिया और जैसे तैसे उन्हें बचाकर निकाला और फिर फायरिंग। आप कल्पना करिए, ये हमारे देश में हो रहा है। एक तरफ नौजवान हैं जो नाराज़ हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के घर के, उन्हीं के समाज के बुजुर्ग हैं। हिंसा का आलम क्या है? आपने मथुरा का मंजर देखा, अब अलीगढ़ का रुख करते हैं। यहाँ के टप्पल में युवाओं ने हाईवे को जाम कर दिया। डीएम-एसपी ने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। पहले रोडवेज की बस में आग लगाई, फिर जट्टारी नगर पंचायत चेयरमैन की गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस बल प्रयोग किया गया तो युवा और हिंसक हो गए। बवाल को कंट्रोल करने के लिए एडीजी राजीव कृष्णा पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी भी गाड़ी पर हमला बोल दिया और पीछे का शीशा तोड़ दिया। बवाल इतने पर नहीं थमा। शाम होते होते उग्रता इतनी बढ़ी कि जट्टारी पुलिस चौकी को ही आग के हवाले कर दिया गया। ये वो तमाम बड़ी तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई। अब आते हैं सवालों पर। पिछला हफ्ता याद करिए, यही जुमे का दिन था, शुक्रवार का दिन।
अगल बगल की जगहों पर नूपुर शर्मा के विरोध में पत्थरबाजी हुई थी। इस शुक्रवार पत्थरबाजी से कहीं आगे की हिंसा हुई, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हमने 16 जून को भी अग्निपथ योजना पर शो किया था और तब हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा जिस पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, कल्पना करिए मुसलमानों का ग्रुप ट्रेन में आग लगा रहा हो या बीजेपी दफ्तरों को जला रहा हो या नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हो तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। आगे लिखा जाता है कि मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी सरकार इन प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर इनके घरों पर बुलडोजर चलाए। इन प्रदर्शनकारियों पर उपद्रवी, आतंकी और एंटी नेशनल का लेबल क्यों नहीं चस्पा किया जाता? ये दर्शकों की एक जमात का सवाल है। जो यूपी पुलिस गुरुवार को गाजियाबाद के मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर लेकर मार्च निकाल रही थी, वो आज फेल क्यों हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। जुमे की नमाज के लिए पुलिस ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस बार शुक्रवार की परीक्षा में विषय बदल गया। क्या इन प्रदर्शनकारियों के भी पोस्टर लगाए जाएंगे? हिंसा किसी भी तरह की हो, कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन धाराओं का फर्क देखिए। बलिया में 100 से ज्यादा हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन धारा कौन सी लगी? 151। यह धारा मारपीट और शांति भंग करने की स्थिति में लगाई जाती है। आमतौर पर इसे कानून की जबान में हल्की धारा माना जाता है, क्योंकि इसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। और प्रयागराज और कानपुर में हुई हिंसा पर किस तरह की धाराएं लगाई गई, सबको पता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर 307 जैसी धाराएं। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जवाबदेही निशानदेही के आधार पर तय होती है? कानपुर के आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए तक लगाने की बात कही गई, तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। न्याय की देवी पर आंख पर जो पट्टी बंधी रहती है वो इसलिए नहीं बंधी रहती है कि वो अंधा कानून है। वो पट्टी इसलिए बंधी रहती है कि वो व्यक्ति की जाति, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का लिंग, व्यक्ति का समुदाय देखकर भेदभाव ना करे। बावजूद इसके बार बार ये बात कही जा रही है कि आरोपी बदलता है तो कार्रवाई बदल जाती है। बुलडोज़र कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। और लल्लन टॉप बुलडोज़र के विषय पर अपनी क्या राय रखता है? हम माननीय अदालत की न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि लोग सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि यहाँ बुलडोज़र चलेगा और यहाँ नहीं चलेगा, और इसीलिए सवाल पूछा जाता है। तो क्या हिंसा को किसी भी तरह का समर्थन मिले, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद उपजी हिंसा हो या अग्निवीर योजना के खिलाफ? सभ्य समाज में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरह की हिंसा की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पर फिर युवाओं की तरफ से एक और सवाल आता है। आपने देखा, पहला सवाल हमने लिया जो हमसे पूछा जा रहा था, क्योंकि हम सवालों से नहीं बचते हैं कि क्या धार्मिक पहचान के आधार पर सरकारी कार्रवाई बदलती है, लोगों के रोष का तरीका बदलता है। दूसरा सवाल युवाओं की तरफ से पूछा गया। गुरुवार वाले शो के कमेंट बॉक्स में आदि रॉय लिखते हैं, सौरभ सर, वीडियो के शुरू में आपने कहा कि छात्रों को ऐसे हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं, परंतु आप हमें यह बताइए कि जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर अपनी मांग कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, तब कितने न्यूज़ चैनल वालों ने उसे अपनी न्यूज़ में जगह दी? सरकार तब तक नहीं सुनती जब तक प्रदर्शन हिंसक ना हो जाए। चूंकि ये सवाल हमसे मुखातिब है तो पहले हमारे हिस्से का जवाब। लल्लन टॉप पर एक कार्यक्रम आता है रंगरूट, जिसमें हम लगातार नौजवानों के इन प्रश्नों को सामने रखते हैं। पर यह सवाल सिर्फ लल्लन टॉप का नहीं है, ये उन सभी का है जिनकी जवाबदेही इस देश की जनता, इस देश के युवाओं के प्रति है। सवाल यह है कि एक युवा दर्शक को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? हिंसा का समर्थन तो हम या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा, पर ऐसा लिखने के पीछे की मनोदशा को भी समझना पड़ेगा। कोरोना के बहाने 2 साल से सेना की भर्ती रुकी हुई थी। युवा शांतिपूर्वक रैलियों में प्रदर्शन करते नजर आए। अलग अलग शहरों से दौड़कर आए युवाओं ने बीते दिनों जंतर मंतर पर धरना दिया। शायद आपको याद भी नहीं होगा, कई बार ज्ञापन दिया गया। शायद ही वो ज्ञापन किसी ने पढ़ा हो और तब उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। हिंसा कोई पसंद नहीं करता, हर कोई लिख रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर मांग करनी चाहिए। लेकिन एक बरस से एसएससी जीडी 2018 की भर्ती के लिए हजारों युवा तिरंगा रैली और अनशन कर रहे हैं। क्या इनकी सुनी गई? ये वीडियो देखिए।
हेलो जय हिंद सर। सर चित्तौरा से सागर के बीच में सर एक लड़की बेशुद्ध हो गई अभी सर। वीडियो में आपको जो युवा दिख रहे हैं वो पैदल ही नागपुर से दिल्ली जा रहे हैं। 17 दिन हो गए इनको चलते हुए। 2018 में भर्ती आई थी 60,210 पदों के लिए एसएससी जीडी के जरिए। सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में सिपाहियों की भर्ती होती है। 2018 की भर्ती पूरे होने में 4 साल लग गए। ज्वाइनिंग मिली करीब 55,000 अभ्यर्थियों को। करीब 5,000 सीटें खाली रह गईं, जिस पर भर्ती की मांग बीते 1 साल से ये युवा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या को एड्रेस नहीं किया गया। अगर ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की सुध सरकार ले ले तो शायद हिंसक प्रदर्शनों की नौबत ना आए। हम अब भी कहते हैं, युवाओं को हिंसक रास्ता छोड़कर विरोध के रचनात्मक तरीके अपनाने चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हिंसा से आपके कॉज और आपके देश दोनों का नुकसान है, और छोटा मोटा नहीं, अरबों रुपए का। ट्रेन चलाने का नुकसान जानते हैं आप कितना है? देखिए, एक LHB कोच को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आजकल ज़्यादातर ट्रेनों में इन्हीं डिब्बों को लगाया जाता है। एक 6,000 हॉर्स पावर का इंजन, इसे बनाने का खर्च 15 करोड़ है। एक सामान्य ट्रेन 22 कोच की होती है, यानी इंजन समेत एक पूरी ट्रेन की कीमत कम से कम 51 करोड़ रुपए होती है। 51 करोड़ रुपए ये मिनिमम है, कीमत इससे ऊपर भी जाती है। बीते 2 दिन में 20 से ज़्यादा ट्रेनों को जला दिया गया। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। रेलवे स्टेशन और पटरियों के नुकसान की कोई गिनती नहीं, और इसके चलते आम लोगों को जो नुकसान हुआ उस पर तो बात ही नहीं। अब आते हैं इस सवाल पर कि युवाओं में अग्निपथ योजना के प्रति इतना असंतोष क्यों है। 4 साल की नौकरी, पेंशन जैसे मसलों को अभी अलग रख देते हैं, इसके दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। राज्यों और केंद्र सरकार में मिलने वाली नौकरियों का हाल किसी से छिपा नहीं है। 2-4 भर्तियों की बानगी दे देते हैं। 2019 में आई आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई। एसएससी जीडी की कहानी हमने अभी आपको बताई। केंद्र के बाद राज्यों पर आते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2014 में क्लर्क लेवल के 13,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। 6 साल बाद भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। 2010 में होमगार्ड की भर्ती आई थी, अब जाकर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। शिक्षक भर्ती बिहार में लंबे समय से नहीं हुई। 4-5 साल तो बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं। यूपी में 2016 में यूपी एसएससी की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई। 2016 में जूनियर क्लर्क की भर्ती आई, आज तक पूरी नहीं हुई। यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019, 20 और 21 की राज्य स्तरीय सेवा भर्ती परीक्षा को पूरा नहीं करा पाया है। अब कांग्रेस शासित राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ 2013 में अशोक गहलोत की सरकार पंचायती राज एलडीसी की भर्ती लाई थी 19,515 पदों के लिए। 9 साल बीत गए, अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। रीट के लिए हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए हर दूसरे दिन धरना होता है। ये चंद राज्यों की बात थी। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई राज्य, हर जगह का यही हाल है। भर्तियां साल दर साल अटकी रहती हैं। इकलौती सेना की भर्ती थी जो टाइम पर क्लियर हो जाया करती थी। देश के लाखों युवा इसकी तैयारी करते थे, ज्यादातर गांव, गरीब, किसान पृष्ठभूमि से आने वाले। 2 साल से भर्ती नहीं आई तो एज के साथ फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ गया। ये उनके लिए जज्बा होता है और जीवन मरण का सवाल एक नौकरी, फौज की, जिसका उबाल हम सबके सामने है। अब सरकार और सेना दोनों मिलकर इन्हें शांत करने में लगे हैं। सुनिए सेना के अधिकारियों की प्रतिक्रिया। ये सब क्वालिफिकेशन को मीट करता है। सो मैं चाहता हूं कि जो अग्निवीर अलग अलग जगह में है, जो नौजवान अलग अलग जगह में है, मेहरबानी करके आप अपना शहर जाइए, गांव जाइए। इस रिक्रूटमेंट रैली जो अगली 2 दिन में हम अनाउंस करने वाला है, और प्रक्रिया जो अभी अनाउंस करेंगे उसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर रिक्रूटमेंट रैली अभी अलग अलग जिला में शुरू हो जाएगा। उसके लिए तैयारी करिए, और क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होगा, मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग करिए और अग्निवीर बन के आइए। The government has recently announced the Agnipath scheme for enrollment in the armed forces. The age bracket for the scheme is 17.5 to 21 years. I am pleased to announce that the upper age limit for the first induction has been increased to 23 years of age. This change would permit a larger section of the youth to enroll as Agniveers. I am also glad to inform that the selection process for the Air Force will start from 24th June.
आपने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को सुना। सेना के वाइस चीफ कह रहे हैं कि 2 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, नौजवान तैयारी करें। वायुसेना प्रमुख अग्निपथ योजना में इस साल मिली 2 साल की छूट पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 24 जून से भर्ती खोल देंगे। लगे हाथ एयर चीफ मार्शल ये भी क्लियर कर देते कि एयरमैन की 2020-21 वाली 2 पक्की भर्तियों का क्या होगा, जिसका रिटन, फिजिकल और मेडिकल दिए बैठे युवा ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। इस सवाल से सेना और सरकार दोनों लगातार बच रहे हैं। पुष्ट तौर पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाई जा रही कि भर्ती अब सिर्फ अग्निपथ पर होगी। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि पुरानी भर्ती कैंसिल होगी। कोई बताने को तैयार नहीं। पुरानी भर्ती पास करने वाले युवाओं को अब भी यकीन नहीं हो रहा। वो एक आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस पर सेना अब तक अपना रुख साफ नहीं कर रही। अब आ जाते हैं सरकार के रुख पर। हमने देखा नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 8 सालों में कई रिफॉर्म किए। कुछ सही हुए, कुछ तात्कालिक मास्टर स्ट्रोक लगे, लेकिन समय के हिसाब से फेल होते चले गए। वित्तीय रिफॉर्म के तौर पर नोटबंदी आई, जिसकी चर्चा अब भाजपा का कोई नेता भी नहीं करता। आनन फानन में लाई गई जीएसटी में सैकड़ों बदलाव करने पड़े, पर विशेषज्ञों ने कहा बड़ा बदलाव था तो समय लगता है। कृषि कानूनों के वक्त हमने देखा वो भी एक रिफॉर्म बताया गया। 1 साल का लंबा आंदोलन चला और किसानों के विरोध प्रदर्शन के आगे फैसला वापस लेना पड़ा। अब सेना के रिफॉर्म अग्निपथ योजना को लेकर भी व्यापक विरोध हो रहा है। ऐसे में कई जानकार सवाल उठाते हैं कि क्या बहुमत वाली सत्ता कोई भी फैसला जनता पर थोप सकती है? क्या फैसले चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत का पालन करके नहीं होते हैं? क्या सरकार और अधिकारियों को कंसेंसस यानी आम सहमति बनाना जरूरी नहीं लगता? क्या सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा की गई और क्या रिफॉर्म्स को लागू करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि उनको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए? सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर ये रिफॉर्म इतना ही पुख्ता था तो सिर्फ 48 घंटे के अंदर सरकार को अपने फैसले में एक संशोधन क्यों करना पड़ा? 2 साल की रियायत की बात पहले क्यों नहीं सोची गई? और विपक्ष अपने हिस्से का काम कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है और हमलावर है। सुनिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, ये आग लगवा कौन रहा है? इशू क्या था? मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस सियासत सत्ता के इर्द गिर्द चीजों को, सवालों को बनाती रहती है। सत्ता के अलावे उसे ना तो नेशन से मतलब है, न देश की आंतरिक सुरक्षा से मतलब है, न भारत से मतलब है, न 140 करोड़ लोगों से मतलब है, न किसान से मतलब है, न मजदूरों से मतलब है, न छात्रों से मतलब है, न 1 नेशन 1 हेल्थ से मतलब है, न एजुकेशन से मतलब है, न 1 नेशन 1 टैक्स से मतलब है, न 1 नेशन 1 इलेक्शन से मतलब है, न 1 नेशन 1 पेंशन से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है। 900 किसान मरे। आप बीजेपी से पूछिए ना, राष्ट्रवाद के नाम पर आए, लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी काम किसने किया? इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। वरुण गांधी भाजपा के सांसद हैं। हालांकि कई लोग इस तरफ संकेत करते हैं कि वो लगातार मुखर होकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अब नाम भर के पार्टी में हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर हिंसा न करने की अपील की। इससे पहले चिट्ठी लिखकर रक्षा मंत्री से नौजवानों की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की थी। साथियों, जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है। आप जैसे राष्ट्रभक्त और आदर्शवादी युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी अधिक होती हैं। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। आप कहेंगे वरुण के बारे में तो आपने बता दिया कि वो भाजपा से खफा हैं, तो खालिद भाजपा का तर्क क्या है? इसके लिए आप सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को। पहले तो मैं अपने जो युवा साथी हैं उनको आह्वान करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आवे, क्योंकि जो योजना आई है उस योजना के तह तक जाएं, उसको सही तरीके से समझें। अगर उनको कोई शिकायत है तो शिकायत सरकार को भी दे सकते हैं, संबंधित जिलाधिकारी को भी अपना ज्ञापन के रूप में दे सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के है। इसी के कारण से आप समझिए कि जहां
17 से 21 के बीच की आयु सीमा रखी गई थी। 2 वर्ष का जो कोविड काल रहा, जिसमें बच्चे तैयारी तो कर रहे थे, भर्तियां नहीं हुई, तो 2 वर्ष का इस वर्ष छूट देने का काम हुआ है। तो ये अपने आप में बच्चों के हित में, युवाओं के हित में सरकार सोचती है, इसलिए इस प्रकार का काम किया है। मैं जानता हूं इसके पीछे राजनीतिक दल जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं कहीं हवा देने का काम कर रहे हैं। मौर्य कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। आक्षेप की राजनीति से इतर इस मुद्दे को गंभीरता से एड्रेस करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अगर वो युवाओं को वाकई अग्निपथ के लिए राजी करना चाहती है तो उनसे एक ईमानदार संवाद करे, बताए कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहती है, इस स्कीम के पीछे का विचार क्या है। सिर्फ युवाओं को नहीं, इस देश के सभी नागरिकों को बताए, विस्तार से बताए। अब तक सरकार ने अग्निपथ को जिस भाषा में बयान किया है उसने युवाओं को नाराज ही किया है और कई सवाल भी खड़े किए हैं। अग्निपथ के स्वरूप और मकसद में ऐसा कुछ नहीं जो 17.5 से 21 साल के लड़कों को ना समझाया जा सके। सरकार को अगर वाकई अपने कदम एक बड़े सुधार का हिस्सा लगते हैं तो उसे इन सुधारों पर युवाओं की भाषा में बयान करना भी आना चाहिए और युवाओं के जो सवाल आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करना आना चाहिए। ये दिन का बड़ी खबर सेगमेंट था। अब कुछ सुर्खियों पर चलते चलते नजर डाल लेते हैं। पहली सुर्खी राजस्थान से है। आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक ऐसे मामले के संबंध में छापे मारे जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत सह आरोपी हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अग्रसेन गहलोत के अलावा 14 और लोगों के खिलाफ उर्वरक आयात में कथित घोटाले को लेकर एक नया मामला दर्ज किया गया है। म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है, उसे आयात करके तकरीबन 80% सब्सिडी पर किसानों में वितरित किया जाना था। ये मामला 2007 से 2009 का है। आरोप है कि किसानों के लिए आयातित MOP को दोबारा पैक करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों सऊदी अरब और अन्य जगहों के लिए रवाना कर दिया गया और सरकारी सब्सिडी का दावा करने के लिए दिखावटी लेन देन किया गया। मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED पहले से ही जांच कर रहा है। इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने 13 जून को सीबीआई और ED के डायरेक्टर और इनकम टैक्स के चेयरमैन से टाइम मांगा था, लेकिन 15 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 17 को रेड हो गई। ये अप्रोच समझ के परे है। अगली सुर्खी, इसका संबंध है भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा से। पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनकी टिप्पणी पर भी भारी बवाल हुआ। उसके खिलाफ देश के कई राज्यों में अनेक मामले दर्ज हुए। मुंबई में दर्ज एक ऐसे ही मामले में नूपुर शर्मा को समन भी जारी हुआ था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नूपुर शर्मा अनट्रेसेबल हैं, यानी जो पुलिस टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है उसे वो मिल नहीं रही है। दर्शक जानते ही हैं कि नूपुर की टिप्पणी को लेकर भारत को राजनयिक स्तर पर एक बड़ा तूफान झेलना पड़ा था। आज खबर आई कि अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट ने भी नूपुर के बयान की निंदा की। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने निंदा के साथ साथ इस बात पर संतोष भी जताया कि भाजपा ने सार्वजनिक रूप से विवादित टिप्पणियों की निंदा की थी। इन टिप्पणियों को लेकर 3 जून को कानपुर में और 10 जून को देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में एक दिन पहले से ही बंदोबस्त की तैनाती कर दी थी। इस बुलेटिन की तैयारी तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में भी कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई और स्थिति शांतिपूर्ण रही। भदरवाह में नूपुर की टिप्पणी के खिलाफ एक मस्जिद से हिंसक ऐलान हुआ था, जिसके बाद तनाव पसर गया था, कर्फ्यू लगा था और पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था। तीसरी सुर्खी का संबंध चीन की बदमाशी से है। 1 जून को भारत और अमेरिका पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहते थे, लेकिन चीन ने अड़ंगा लगा दिया। पाकिस्तान की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि FATF पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये टेरर फंडिंग के मामलों में कार्रवाई करता है और इसके नतीजे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है अगर आपको मार्क कर दिया गया। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। आज सुबह खबर आई थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। वैसे इस बात के अंतिम ऐलान में अभी थोड़ा वक्त है। ये था आज का लल्लन टॉप शो। जाते जाते हम फिर कहना चाहते हैं, देश के युवा कितने भी नाराज हों सरकार के किसी भी फैसले से, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपकी सब भावनाओं को समझने के बावजूद आपको देश की सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करने का, रेल की पटरियां उखाड़ने का,
ट्रेन की बोगियां जलाने का, बसों में पथराव करने का कोई अधिकार नहीं है। आप युवा हैं, कल्पनाशील हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करिए। अपने देश में, अपने गांव से लेकर, ज़िले से लेकर, राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक विरोध प्रदर्शन करिए। लेकिन हिंसा आपके कॉज को कमज़ोर करती है। और देश की सरकार, हमारी और आपकी सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि वो इस गुस्से की वजहों को एड्रेस करे। अगर देश का कोई भी नागरिक देश की सरकार से खफा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसके साथ संवाद करे और जो जायज़ बातें हैं उनको माने। गलती स्वीकारना, उसको करेक्ट करना या किसी बड़े सुधार के लिए कुछ कदम वापस लेना और अपने कोर्स करेक्शन को करना कहीं से भी सरकार के इकबाल को कमज़ोर नहीं करता है। सरकार भी देश की, नागरिक भी देश के। जब बात सब देश की कर रहे हैं तो फिर रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? ये सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। बाकी आप अपने हिस्से की निगहबानी बनाए रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की पहरेदारी बहुत ज़रूरी है। ना सत्ता निरंकुश हो और ना सत्ता से सवाल पूछने वाले नागरिक निरंकुश हों। अपना, अपनों का, अपने देश का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।